नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज एमपीसी में, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आवाज की अपनी एक कमेटी है जो ब्याज दरें क्या हो सकती हैं, आरबीआई का रुख क्या हो सकता है और इकोनॉमी के स्टेटस क्या है, उस पर हम लोग एक बातचीत करते हैं। और पिछले 5 बार से हमने देखा कि आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। कल से एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है और कल यानी 8 फरवरी को उसका फैसला भी आना है और पॉलिसी का ऐलान होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या इस बार ब्याज दरों में कोई परिवर्तन हो सकता है या फिर छठवीं बार भी पॉज ही रहेगा। दुनिया भर में अगर आप देखें तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने फिर से पॉज रखा और आगे कटने की क्या संभावना है, इस बारे में थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति है कि जून में कटेगा या उसके बाद कटेगा। मार्च की संभावना खत्म हो गई। ऐसे में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स के सामने एक चैलेंज भी है, उन सबको देखेंगे। तो क्या 2025 एफवाई यानी जो चालू वित्त वर्ष होने वाला है अप्रैल से, उसमें ब्याज दरों की कोई कटौती की संभावना बनती है क्या? इन सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल है जिसका नाम आवाज एमपीसी ने रखा है। हमारे साथ है क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर एंड चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी सर, बैंक ऑफ अमेरिका के पूर्व एमडी और कंट्री ट्रेजरर जयेश मेहता जी और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो एक एक चेक ले लेते हैं कि आप लोगों की राय क्या है। जोशी सर, क्या होगा कल? रेट कट की उम्मीद रखी जाए क्या? नहीं, जो पिछली 5 पॉलिसीज में हुआ है वैसा ही होगा और मुझे तो लगता है अभी स्टांस भी चेंज नहीं करेंगे। ऑल्दो बजट जो आया है वो एक तरह से नॉन इन्फ्लेशनरी है, उसका फिस्कल इम्पल्स कम है क्योंकि डेफिसिट नीचे लाया गया है, पर फिर भी क्योंकि महंगाई की दर अभी उनकी अपर बाउंड के करीब है 5.7% में, तो अभी मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल बैंक अभी कुछ करेगा और वो अब फरवरी पॉलिसी में रेट या कल रेट जहां के तहां ही रखेंगे। बट सर, कोर इन्फ्लेशन तो सिग्निफिकेंटली कम आया है, 22 के मुकाबले 23 में काफी नीचे आ गया था। या कल रेट जहां के तहां ही रखेंगे। बट सर, कोर इन्फ्लेशन तो सिग्निफिकेंटली कम आया है, 22 के मुकाबले 23 में काफी नीचे आ गया था। तब भी क्या ऐसी चिंता बनी हुई है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी है? हाँ, फूड इन्फ्लेशन काफी स्टिकी है क्योंकि जो रबी की क्रॉप है उसमें भी उसके लिए रिस्क बना हुआ है और आगे चलते हुए आप अगर देखें तो रिस्क एल नीनो का अभी पूरी तरह गया नहीं है और जो रेड सी एरिया में हो रहा है उसका असर भी पड़ेगा। जो फ्रेट कॉस्ट हैं वो लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं पिछले 1-1.5 महीने में और कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अच्छी खबर यह है कि कच्चे तेल के दाम नीचे हैं, तो इस वजह से फ्रेट, अगर रेड सी वाला कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देर तक चलता है या एस्केलेट होता है तो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑलरेडी आईएम अहमदाबाद का एक सर्वे है जो इनपुट कॉस्ट की तरफ फोरकास्ट करता है और लोगों से एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की लेता है, उसमें भी बताया गया, ये नजर आ रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी अब कॉस्ट बढ़ते हुए देख रहा है। तो इस तरह से कई सारी डेवलपमेंट्स है। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि महंगाई की दर नीचे आएगी अगले साल। 4.5% की एवरेज पे हम भी मानते हैं कि महंगाई की दर सेटल होगी, पर वो जो पाथ है वो थोड़ा सा अभी बहुत ही फूंक फूंक के सेंट्रल बैंक कदम उठाएगा क्योंकि पिछले 2023 में काफी सारे सेंट्रल बैंक्स ने ग्लोबली इन्फ्लेशन को गलत पढ़ा, तो इस वजह से थोड़ा एक तरह से क्वेश्चन भी आ गया है सेंट्रल बैंक्स में इन जनरल। और मुझे लगता है फेड और इंडिया शायद एक साथ ही रेट काटेंगे जून में। फेड और इंडिया एक साथ ही जून में रेट कट करेंगे। जयेश जी, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बन रही है कल आपके हिसाब से? नहीं, हमको भी वही लग रहा है कि बेसिकली पॉज ही रखेंगे। एज जोशी जी ने कहा कि कोई चेंज ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट थोड़ा सा मेरा व्यू अलग है कि आज अगर जैसे आपने शुरू में बताया कि मार्च का रेट कट होता तो मे बी वी वुड हैव सीन अप्रैल रेट कट इन इंडिया। जब तक यूएस नहीं काटेगा तब तक मेरे को लगता नहीं है वी विल हैव अ रेट कट हियर। उसके बाद डेफिनेटली वी विल हैव अ रेट कट। तो एज ऑफ राइट नाउ ऑल द अदर थिंग्स, ऑफ कोर्स रेड सी का जो एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, but all the other things are very conducive for India per se, particularly आपके वेज इन्फ्लेशन भी थोड़े मॉडरेट हो रहे हैं, तो वो हिसाब से कोर आपका काफी इम्पैक्ट हो जाएगा। एंड उनका खुद का ही अनुमान है 4.5% फॉर नेक्स्ट 6 months, राइट, स्टार्टिंग अप्रैल 24। तो वो हिसाब से इट इज क्वाइट कंड्यूसिव एनवायरमेंट टू कट रेट, बट
अभी फिलहाल काटेंगे नहीं, बिकॉज यूएस में इतनी अनसर्टेनिटी है। थोड़ा उनका देख के करेंगे। बट आई विल स्टिल नॉट रूल आउट अप्रैल रेट कट और मे बी जून रेट कट, बट एज ऑफ राइट नाउ कल की पॉलिसी के लिए फ्लैट ही रहेगा। एक चीज विशफुल थिंकिंग है, आई एम नॉट सेइंग कि वो करेंगे ही करेंगे, कि आज जो रेपो रेट है, लिक्विडिटी, उन पे थोड़ा वो ध्यान देवे। दैट इज अ विशफुल थिंकिंग, कि आज तक रेपो रेट के आसपास ही रहता था। लास्ट 6 महीने से, 5 4 महीने से वो थोड़ा ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। सो इट इज इनडायरेक्ट रेट हाइक, रेट्स गॉट जो भी बोलो आप, इनडायरेक्ट हो रहा है। तो वो थोड़ा लिक्विडिटी पे अगर ध्यान देके मैनेज इट इन सच अ वे कि रेपो रेट के आसपास ही ओवरनाइट रेट रहे, तो इतना इज अ विशफुल थिंकिंग, आई वुड से, नॉट अ एक्सपेक्टेशन बट इट्स अ विशफुल थिंकिंग। जी। तो जैसा आप ये करें कि कंडीशनल है कि एक तो यूएस के साथ जोड़ के देखें, या फिर सेकेंड हाफ में मतलब जुलाई अगस्त के बाद कहीं जाकर के सोचें कि रेट कट हो सकता है। जी जयेश जी। सो नहीं नहीं, जुलाई, आई थिंक जुलाई अगस्त में रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यूएस का ठीक है, दे विल वेट। पहले था कंडीशनल, था मार्च में होता तो डेफिनेटली द एक्सपेक्टेशन फॉर अप्रैल रेट कट वुड हैव गॉन अप ड्रामेटिकली। बट अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि मार्च का रेट कट हो रहा है यूएस में, तो जून में ही होगा। अभी उनमें उसमें भी जून में होता है नहीं होता है, बट अपना जो है यहाँ पे, आई थिंक वी विल डेफिनेटली हैव अ रेट कट irrespective वेदर यूएस कट्स द रेट और नॉट, बिकॉज अपना इन्फ्लेशन जो है उनका अभी प्रोजेक्शन है थोड़ा वहां से भी सॉफ्टर ही लग रहा है, बिकॉज ऑफ द वेज इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। तो वो हिसाब से क्वार्टर 0.5% बनता है फॉर FY 25। वो टाइमिंग जो है दैट वी विल हैव टू सी कैसे आएगा। ओके, टाइमिंग देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यूएस कट करेगा हम तभी कट करेंगे, बिना उसके भी कर सकते हैं। अदिति, आपको क्या लगता है, रेट कट के लिए एक माहौल बन रहा है, क्रूड कंट्रोल में है, हालांकि रेड सी की तरफ से बहुत बड़े चैलेंज आ रहे हैं, क्या व्यू है आपका? थैंक यू। देखिए, मेरा ये व्यू है कि अभी जो आंकड़ा आएगा इन्फ्लेशन का जनवरी के लिए, वो 5.2% पे आएगा। पूरे साल का जो सीपीआई इन्फ्लेशन का एवरेज है FY 24 का, वो अराउंड 5.3% रहेगा। और FY 25 के लिए हम सीपीआई इन्फ्लेशन को 4.6% पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कंडीशनल है कि एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड और टाइमली ऑनसेट वाली मॉनसून होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जिस तरह से हमने कमेंट्री आरबीआई गवर्नर और बाकी आरबीआई की तरफ से देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, एक तो कोई जल्दी में रेट कट होने की हमें तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे हिसाब से उन्होंने फूड इन्फ्लेशन पे काफी फोकस डाला है। तो जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि एल नीनो का इम्पैक्ट धीमा पड़ेगा और मॉनसून नॉर्मल टू वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तब तक मेरे को तो स्टांस चेंज या रेट कट काफी अनलाइकली लग रहा है। तो हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन ये है कि जून में स्टांस चेंज होगा और अगस्त में जाके पहला रेट कट आएगा। ओके, जून के बाद अगस्त में पहला होगा। अब मेरा आप तीनों लोग लगभग इस बात पे सहमत है कि जून ऑनवर्ड्स रेट कट की संभावना बनती है। जैसा ने कंडीशन लगाई, यूएस करे ना करे हम करेंगे। अब मेरा सवाल ये कि हमारे लिए रिस्क क्या है, एक तो हमें पता नहीं मॉनसून कैसा होगा, दूसरा स्वेज कैनाल और दूसरे कैनाल में भी बहुत अलग अलग रीजन से प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड रुक रहा है। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ तो दिख रही। तीसरा, हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा स्टिकी है और ग्लोबली भी, और जिस तरीके से सरकार फ्री फूड दे रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आए, क्योंकि एमएसपी से ऊपर बहुत सारी चीज़ें अब बिकना शुरू हो गई हैं। तो फिर सर क्या ये केस नहीं बनता यहाँ पे डिस्कस करने का? जोशी सर, पहले आपसे। आप कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट्स है उनका एग्जैक्टली दो तीन चीजें इतनी अनसर्टेन है कि ये कहना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि कैसे क्या स्टेप लिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर आई थिंक एक बेस केस मान के जब हम फोरकास्ट भी करते हैं तो एक बेस केस मान के चलते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमारी जो भी फोरकास्ट है इन्फ्लेशन की हो चाहे ग्रोथ की हो, वो ये मान के चल रहे हैं कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, और दूसरा ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑयल कच्चे तेल के दाम है वो 80 के आसपास एवरेज करेंगे। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब आपका इन्फ्लेशन 4.5 में आता है और आपकी ग्रोथ जो है वो
6.4 6.5% के नजदीक आती है। जैसे ही वो वायलेट होंगे तो ये आई थिंक रिस्क बढ़ता जाएगा। पिछले साल हमने बहुत सारे शॉक्स देखे पर उसके बावजूद भी ग्रोथ पे असर नहीं आया, महंगाई पे थोड़ा थोड़ा असर दिखाई दिया, पर उतना मेन असर फूड इन्फ्लेशन से आया। तो मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे ज्यादा अगर आप प्रायोरिटी रखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले साल के लिए मानसून है। उसके बाद ये रेड सी डेवलपमेंट्स, रेड सी एरिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो है, क्योंकि रेड सी एक तरह से चोक पॉइंट है और करीब 12% ग्लोबल ट्रेड वहां से होके गुजरता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ऑलरेडी फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ चुके हैं और साथ साथ दूसरी कैनाल जो है पनामा कैनाल, उसका भी योगदान सप्लाई चेन को थोड़ा टाइट करने में की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे कोई वॉर जोन नहीं है, पर वहां पे पानी की कमी के कारण जो शिप्स है उनको पास थ्रू करना मुश्किल हो रहा है। तो एक तरह से वो भी एक चोक पॉइंट इमर्ज हो रहा है। तो ये एक तरह से अनिश्चितता जो है मॉनसून की और मिडिल ईस्ट की, ये एक तरह से खतरा है इन्फ्लेशन के लिए अगर ये सस्टेन्ड रहते हैं। पिछले साल हमने अवॉइड कर लिया उसका असर, फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट भी पिछले साल इतने नहीं बढ़े, पर क्या इस साल भी वही सिनेरियो इमर्ज हो के आएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत ही ड्रामेटिक है और साथ साथ बहुत सारे इलेक्शन भी हैं अगले साल दुनिया में, उसका भी असर, वो भी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। लगभग 50 से ज्यादा देश हैं और उसमें लार्जेस्ट इकोनॉमी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज शामिल हैं जिनमें चुनाव होने हैं इसी साल, यानी 2024 के कैलेंडर ईयर में, अलग अलग महीनों में, इंक्लूडिंग यूएस और इंडिया, सब जगह हो रहा है। तो ये तो क्रिएट करेगा। अदिति, मेरा सवाल आपसे है कि मुझे तो लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। पनामा, स्वेज, मॉनसून, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चुनाव, सब कुछ तो इन्फ्लेशनरी स्टेप्स हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे रेट कट होगा? देखिए, अभी हमने जिस तरह से बेसलाइन एक्सपेक्टेशन लगाई है उसमें हमने सुएज कनाल की इशू जो है बहुत प्रोलॉन्ग्ड नहीं अज्यूम करी है। ऑब्वियसली अगर ये सारे अजम्पशंस चेंज होंगे तो आगे जाके हमारे रेट कट का एक्सपेक्टेशन जो है वो और पुश आउट भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ जो आपको बोल रही हूँ अभी ये हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन है, अज्यूमिंग कि मॉनसून रिलेटिवली नॉर्मल होगी और कमोडिटी प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा हमको स्पाइक आगे जाके नहीं दिखेगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस रिलेटिवली नॉर्मल रहेंगी, और कि जियोपॉलिटिकल जो अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज होती हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगी आगे जाके, या उनका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर कोई भी इनमें से अजम्पशन चेंज होती है तो सर्टेनली दैट कैन डिले द स्टार्ट ऑफ द रेट कट साइकिल। जी जय सर, एक क्वेश्चन आपसे मुझे चाहिए कि क्या हमें जो इन्फ्लेशन हम लोग इस समय देखते हैं कोर खास तौर पे, उसको, उसमें एक शिफ्ट आया, उसको हमें देखने का तरीका बदलना चाहिए क्या? इसकी वजह से भी एक दिक्कत है, जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो रूरल इलाके टीयर 1, 2, 3 सिटीज में बाइंग पैटर्न है वो बदल गया है और हम अभी पुराने तरीके से उसको देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी थोड़ी एक समस्या है कि हम इन्फ्लेशन गेज कैसे कर रहे हैं। इसका जवाब तो अदिति जी और जोशी जी दे सकते हैं बेटर, बट इंट्यूटिवली मैं बता सकता हूं कि आपका वो सही है कि आज जो आइटम्स है सीपीआई बास्केट में, राइट, एज वी से यू नो थोड़ा बहुत वो दिख भी रहा है कि बेसिकली हम बोल रहे हैं कि यू नो के शेप रिकवरी, बट वी एट द सेम टाइम वी आर फॉरगेटिंग देयर इज आल्सो एस्पिरेशनल ग्रोथ व्हिच इज हैपनिंग। तो एस्पिरेशनल ग्रोथ में क्या होता है कि पीपल आर मूविंग अपवर्ड ऑन द कंजम्पशन चेन, एंड दैट्स व्हाई, और काफी कंजम्पशन चेन की जो बास्केट में, वो बास्केट में है ही नहीं आज के दिन में, तो उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन जो है वो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सो जस्ट टू गिव यू, हमें लगता है हम जब नंबर देखते हैं फ्रॉम अ इंटरेस्ट रेट परस्पेक्टिव तो इन्फ्लेशन 4.5 मानने में आता है या 5 भी मानने में आता है, बट अगर अर्बन इकोनॉमी पे आप जो चीज हम लोग यू नो अर्बन पीपल आर यूजिंग इट, उसको आप देखोगे आपके खर्चे में इन्फ्लेशन 6 से ऊपर ही है, तो वो थोड़ा रिकैलिब्रेशन करना जरूरी है। तो बट उसका सही जवाब तो अदिति और जोशी जी दे पाएंगे। बिल्कुल, मैं ले ही लेता हूँ। बहुत छोटा जवाब मुझे चाहिए इसमें कि जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ मुझे, या कुछ भी खरीदने जाता हूँ, सब्जी छोड़िए, आप भी कहेंगे कि वो सब्जी सीजनल है, एनीथिंग यू बाई बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन नंबर में नहीं आता सर।
जोशी सर, ये क्या है, कमाल चमत्कार है? देखिए, बात यह है कि जो सीपीआई मेजर कर रहा है वो नेशन की इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन मेजर कर रहा है, और आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी इंडिविजुअल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर फूड प्राइसेस बढ़ते हैं जैसा कि अभी हो रहा है, तो इसकी मार गरीबों को ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन में शेयर ज्यादा होता है फूड का उनके लिए, और जो अब ऊपर के तबके के लोग हैं वो इसको आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये इन्फ्लेशन हर इंडिविजुअल के लिए, इनकम कैटेगरी के लिए अलग होती है, और इस समय जो इन्फ्लेशन है ये नीचे तबके वाले लोगों को ज्यादा हिट कर रही है, क्योंकि वो फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कुशन दिया हुआ है फ्री फूड प्रोग्राम वगैरह के थ्रू, पर फिर भी उनके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जैसे दूध हो गया और बाकी और चीजें हैं, सिर्फ इस समय जो चीज जिसमें नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि हमारा क्रिसिल का एक वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन थाली हर महीने प्राइस कंप्यूट करते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन थाली के दाम थोड़ा नीचे हैं, वहां पे प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो ये अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग तरह से वेरी करता है, इनकम क्लास से वेरी करता है, पर ओवरऑल हाँ, फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अवश्य पड़ रहा है गरीबों पे ज्यादा, जैसा। ओके, क्विक छोटा सा ब्रेक से लौट के आए, फिर अदिति से पूछेंगे कि कैसे आगे लिक्विडिटी मैनेज किया, ये भी बड़ा सवाल है। थोड़ा सा इशारा जयेश जी ने किया है उस तरफ, उसका क्या हाल होगा ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज एमपीसी में, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कल क्या हो सकता है पॉलिसी में, क्या क्या डिसीजंस हो सकते हैं, उसी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनसे हमने बातचीत की। अदिति मैम, हमने आपसे सवाल पूछा था ब्रेक से पहले कि क्या सिचुएशन बनेगी, लिक्विडिटी बहुत टाइट है इस समय, बैंक बहुत चिंता कर रहे हैं। देखिए, उसके पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिकवरी किस तरह की है, इन्फ्लेशन रेट्स कहाँ पे है, उसमें मैं थोड़ा सा हमारा जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है वो शेयर करना चाहूंगी। और वो ये है कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ जो है ग्लोबल ग्रोथ से काफी ऊपर रहेगी, और कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से पावर होगी, तो इवन इफ कमोडिटी प्राइसेस रिमेन स्टेबल, तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को लंबे अरसे तक 4% पे रखना हमें चैलेंजिंग ही रहेगा हमारे लिए। इसलिए जो करंट हमारे रिपो रेट है उससे बहुत ज्यादा नीचे ओवर द मीडियम टर्म हम रेट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी रेट कट साइकिल शुरू होगा, हमारे हिसाब से वो शैलो ही रहेगा, 50 से 75 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं रहेगा। और ओवर द मीडियम टर्म भी अगर हम 6.5-7% की डोमेस्टिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद उसके साथ बहुत लंबे अरसे तक 4% की इन्फ्लेशन मुश्किल ही होगी अचीव कर पाना जी। दूसरा, आपने लिक्विडिटी पे जो बात करी, मेरा व्यू ये है कि लिक्विडिटी अभी 2 महीने पॉसिबली टाइट ही रहेगी, जब तक अप्रैल शुरू नहीं होता तब तक बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी ईज होगी। यस, थोड़े एक्सटेंड तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर पिकअप होती है, क्योंकि अभी भी काफी हेडरूम है गवर्नमेंट को फंड्स रिलीज करने का, पेमेंट्स को रिलीज करने का इस क्वार्टर में, उससे थोड़ी लिक्विडिटी ईज हो सकती है। आरबीआई की तरफ से हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि मेन टूल DRR ही रहेगा इस क्वार्टर, और ये तो जैसा आप मुझसे बेहतर आपको बताएंगे। नहीं, बिल्कुल जय सर ने तो पहले ही इशारा कर दिया है कि वो एक चैलेंज है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा कैसे भी करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। नेट रिजल्ट ये है कि इस पॉलिसी में कुछ नहीं होने वाला, स्टेटस को जून ऑनवर्ड्स संभावना बनती है। कुछ लोगों को मानना है कि कंडीशनल है, अगर यूएस में कटता है तो यहाँ बहुत अच्छी संभावना बनेगी। कुछ लोगों को कहना है कि अगर यूएस नहीं भी कट करता है तब भी जून ऑनवर्ड्स कट की संभावना बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।